नमस्कार दोस्तों, आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोमार व्रत के जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन फरवरी 2019 का है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं इसमें। कोमार व्रत की परिभाषा। तो कोमार व्रत की परिभाषा में अपन को एक श्लोक लिखना है। कोमार भत्यम नाम कुमार भरणम धात्री चीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्यग्रह समुत्थानम च व्याधि नाम उपशमनार्थम। तो इसका मतलब क्या है, ये आचार्य सुश्रुत द्वारा दिया गया है। सूत्र स्थान में इन्हें बताया है आचार्य सुश्रुत के अनुसार जिस शस्त्र में शिशु का पालन पोषण, मतलब कि उसकी नेटल केयर कैसी करनी है अपन को, उसका पोषण कैसे करना है, मतलब कि उसको न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करना है, वो आएगा। धात्री के गुण दोष, उसकी चिकित्सा, मतलब कि जो उसको स्तन्यपान कराने वाली है उसके गुण क्या होने चाहिए, उसमें अगर मे बी पॉसिबल कोई व्याधि हो गई, उसके कोई अंदर दोष हो गया तो उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे अपन। क्षीर के गुण तथा दोष, जो दुग्ध होता है उसके गुण क्या होंगे, उसमें अगर डिफॉर्मिटीज आ गई तो उसके दोष क्या होंगे। ठीक है, तो ये सब उसमें आएंगे। दुष्ट स्तन्य दूषित आहार के सेवन होने से रोग तथा उसके शमन के उपाय। तो मे भी पॉसिबल जो धात्री है वो दूषित आहार का सेवन कर रही है, तो दूषित अगर आहार सेवन किया तो जो उसके अंदर स्तन बनेगा वो भी दूषित बनेगा, तो बच्चे को व्याधि हो सकती है। तो उसको अपन को शमन कैसे करना है, अगर व्याधि हो गई तो उसको शमन कैसे करना है, स्तन्य वर्धक कैसे, मतलब उसको कौन कौन से द्रव्य देना है, स्तन्य का शोधन कैसे करना है, ये सब यहाँ पर अपन को ये वर्णित है यहाँ पर। तो जिस ग्रंथ में ये सब वर्णित है ये कोमार व्रत है। ठीक है, इसके बाद में नाभि नाल कर्तन विधि का वर्णन इनने पूछा था। तो नाभि नाल कर्तन विधि कैसे करेंगे देखते हैं। नाभि के 8 अंगुल छोड़कर नाभि नाल पर चिन्ह लगाने तथा जिस स्थान पर छेदन किया हो उसे दोनों ओर पकड़कर तीक्ष्ण स्वर्ण रजत लोहे किसी एक धातु से निर्मित अर्धधार वाले शस्त्र से काटने का निर्देश दिया है। मतलब कि जब नाभि नाल कर्तन में क्या बोला है इन्होंने, नाभि के 8 अंगुल छोड़कर नाभि नाल पर चिन्ह करना है। मतलब जो अम्बिलिकल कॉर्ड होगी वहाँ पर अपन को जब अपन काटेंगे उसको तो 8 अंगुल ऊपर, मतलब कि नाभि से 8 अंगुल ऊपर कर वहाँ पर चिन्ह लगाना है, उस स्थान पर चिन्ह लगाना है। ठीक है, वहाँ पर अपन को अर्धधार शस्त्र काय से बना हो सकता है। देखो स्वर्ण रजत लोहे इन सब धातुओं से अर्धधार शस्त्र बना हो सकता है, उससे अपन को काटना है। पुनः नाभि से संलग्न काटते हुए भाग के अग्र भाग से सूत्र बांधकर बालक के कंठ में बांध देने का निर्देश दिया गया। तो जो अपन ने नाभि नाल जो वहाँ पर चिन्ह लगाया था वहाँ पर उसके आधा काट कर और उसके अग्र भाग को अपन को सूत्र से बांधकर बच्चे के कंठ में बांध देना है ना। इसके बाद में नाभि में भी पॉसिबल पाक हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि अपन ने एक टाइप से वहाँ पर घाव ही लगाया है तो वहाँ पर पाक हो सकता है। तो पाक की स्थिति में लोद्र प्रियांगु देवदारू हरिद्रा कल्क से सिद्ध तेल का अभ्यंग कराने का निर्देश वहाँ पर दिया है। इसके बाद में षष्टिशाली पिंड श्वेत का वर्णन आता है। तो इनने षष्टिशाली पिंड श्वेत पूछा था इसमें। तो षष्टि, सबसे पहले यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ बताया। षष्टि संस्कृत का मतलब चावल होता है, जो मतलब ये कोई विशिष्ट प्रकार का चावल है जो कि 60 दिन में उगता है ना, 60 दिन में पकता है। इसके अलावा यह श्वेत प्रक्रिया में बला मूल दुग्ध और कपड़े आदि का इस्तेमाल होता है। तो जो यहाँ पर क्या क्या यूज़ होगा, सबसे पहले सामग्री बता दी है इनने। षष्टि चावल है, बलामूल दुग्ध और कपड़े आदि का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। प्रारंभिक मसाज के लिए तेल का भी इसमें यूज़ होगा। तो सबसे पहले अपन क्या कर देंगे, उसमें तेल से मसाज कर देंगे, फिर बाद में चावल को बला क्वाथ एवं दूध के साथ पकाकर उससे मध्यम आकार के पोटली बनाई जाती है और इससे मसाज की जाती है। तो चावल को अपन ने बलाक्वात या फिर दुग्ध के साथ अपन ने पका लिया, उसके बाद में अपन ने उसको एक पोटली में भर लिया और अपन ने उससे मसाज की। तो यही है पिंड
षष्टिशाली पिंड स्वेद। तो इससे क्या होगा, जो षष्टि है, जो चावल है वो भी बल्य है ना, वो बल का वर्धन करेगा। और जो दुग्ध है, भला दुग्ध या फिर जो नॉर्मल दुग्ध है, वो भी बल्य का वर्धन करेगा। तो ये बेसिकली पोषण प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो अपनी जो स्किन है वहाँ से जो ये है ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये पोषण प्रोवाइड करेंगे, अस्थि संधियों को ये दृढ़ बनाएंगे, है ना, मजबूत बनाएंगे। षष्टिशाली पिंड स्वेद वात विकार के लिए ठीक है ना। तो ये मधुर होता है दुग्ध, तो ये वात विकार के लिए अच्छा हो। संधि के विकार साइटिका एवं कृष्णता के पीड़ित मरीज के लिए ये उपयोगी है ना। कृष्ण पीड़ित या फिर संधि रोग के लिए भी ये बहुत अच्छा कार्यकर होगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं। 5th क्वेश्चन पूछा था शैया मूत्र की चिकित्सा। तो शैया मूत्र में ऐसा कोई चिकित्सा है नहीं, लेकिन कुछ आचार्य ने, एक आध दो आचार्य ने शैया मूत्र में बिंबी मूल स्वरस का प्रयोग बताया है। कहेगा बिंबी मूल स्वरस का। और मॉडर्न में ऐसा कोई ट्रीटमेंट है नहीं बिलो 6 ईयर्स। आफ्टर 6 ईयर्स इसमें अपन बिहेवियर थेरेपी, मोटिवेशनल थेरेपी, बिहेवियर मतलब अपन उसको मतलब कि ये कर सकते हैं, उसके बिहेवियर्स को चेंज करवा सकते हैं, उसकी आदतों को चेंज कर सकते हैं। अलार्म का यूज़ कर सकते हैं, है ना। अलार्म का यूज़ करके कि बीच में आपको रात में एक बार उठना है ना, अलार्म लगा के उसके, है ना। और उसमें डेज को काउंट करना है, कितने डेज में आपने वेट डेज रहे, मतलब कि कितने दिन यूरिनेशन नहीं किया आपने और कितने दिन की है, उसके हिसाब से उसको प्राइस दे सकते हैं। मोटिवेशनल थेरेपी में ये आ जाएगा, उसको प्राइस दे सकते हैं कि आपने मतलब कि इतने दिन तक की यूरिनेशन नहीं की, है ना। तो ये मोटिवेशनल थेरेपी है। इसके साथ साथ में अपन इसमें कुछ ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। डेस्मोप्रेसिन, एमिप्राजिन, हाइड्रोक्लोराइड और ऑक्सीब्यूटाइनिन, है ना। तो ये जो यूरिनेशन जो बहुत ज़्यादा आ रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल करेगी, जो किडनी फंक्शनिंग है इस पे थोड़ा कंट्रोल लाएगी। डेस्मोप्रेसिन, इमिप्राजिमिन, हाइड्रोक्लोराइड और ऑक्सीब्यूटिन। इसके बाद में जो 7th क्वेश्चन है वो है ओष्ठ भेद की चिकित्सा। मतलब कि क्लेफ्ट लिप जिसको अपन मॉडर्न में बोलते हैं, इसकी चिकित्सा कैसे करनी है। इसमें जो द्रव्य बताया है देखो, यष्टि मधु, ज्योतिषमती, लोध रहे ये, है ना। श्रवणी, सारीवा, उत्पल, पटोल, काकमाची, सिद्ध तेल का अभ्यंग करना है। तो अभ्यंग कैसे करना है एक बार फिर से देख लो। यष्टि मधु, ज्योतिषमती, लोद्र, श्रवणी, सारीवा, उत्पल, पटोल, काकमांजी से सिद्ध तेल का अभ्यंग करना है। देवधूप दैट इज सर्जी रस, मोम, गुग्गुल, अमर दारू दैट इज देवदारू तथा सर्पी मज्जा वसा तेल से सिद्ध महास्नेह से लिप्त पीचू का प्रयोग करना है। तो पीचू धारण करना है ओष्ठ पर। काय से महास्नेह से सिद्ध, है ना। महा से स्नेह में क्या क्या आ जाएगा, सर्पी मज्जा वसा मज्जा तेल, है ना, ये सब महास्नेह में आ जाएगा। इसके साथ साथ में जो इसमें औषधि यूज करनी है, देवधूप, मोम, गुग्गुल, ये ओष्ठ भेद की चिकित्सा में बताया। खंड ओष्ठ में नस्य मूर्धा तेल से तर्पण निर्दिष्ट है ना। तो यहाँ पर नस्य भी कराना है और तर्पण भी कराना है मूर्धा तेल से। ओष्ठ प्रदेश का एरंड पत्र कल्क सिद्ध दुग्ध द्वारा नाड़ी स्वेदन करने का निर्देश है ना। तो नाड़ी स्वेदन भी यहाँ पर बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाड़ी स्वेदन यहाँ पर कैसे करना है, एरंड पत्र कल्क से सिद्ध दूध से अपन को नाड़ी स्वेदन करना है। इसके बाद में अन्न प्राशन संस्कार पूछा था इनने 8th क्वेश्चन में। 6ठे मास में किसी शुभ दिन देवता की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन एवं दक्षिण दिशा से संतुष्ट करके तथा स्वस्ति वाचन कर घर के मध्य में पवित्र स्थान पर गोबर तथा पानी के द्वारा लीप कर 4 हाथ प्रमाण की
या चौकोर वेदी बनाएं। तो वेदी क्या होती है? वेदी मतलब कि अगर अपन को कोई शुभ काम करना है, बहुत पवित्र काम करना है, तो अपन गोबर से कुछ ऐसे ही थोड़ा उठा हुआ ऐसा स्थान बनाएंगे जिसके ऊपर अपन को वो शुभ काम करेंगे। तो फिर वैद्य बालक को विधि प्रकार से फल का सेवन कराएंगे, है ना। तो छठे मास में कराना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले छठे मास में कराना है, इसके बाद में देव को मतलब कि देव वगैरह की पूजा करके ब्राह्मण को खाना खिला के दक्षिण दिशा में और घर के मध्य में पवित्र स्थान पर गोबर तथा पानी के द्वारा लीप कर जो स्थान है अपन उसका थोड़ा लेवल बढ़ा देंगे और उसको अपन क्या कहेंगे? वेदी बना देंगे अपन। उसकी वेदी बनाकर वो बालक को विधि पूर्वक वैद्य द्वारा फल का प्राशन कराएंगे या फिर अन्न प्राशन कराएंगे। जो काश्यप जी है उनने पहले फल का प्राशन बताया, उसके बाद में अन्न प्राशन बताया। इसके बाद में अतिसार चिकित्सा सूत्र। अतिसार में क्या कैसी चिकित्सा चलानी है अपन को? स्तन्यपायी शिशु में बार बार स्तन्य पीकर वात युक्त मल का त्याग होने पर पथ्य एवं दीपन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो स्तन्यपायी जो मतलब कि जो मिल्क फीडिंग चाइल्ड्स है उसमें बार बार अगर स्तन्य पिलाना है अपन को और वात युक्त मल का अगर वो त्याग कर रहा है मतलब कि उसको अतिसार है, तो वहाँ पर पथ्य का सेवन करा के दीपन औषधि का सेवन करवाना है, पथ्य का पालन करा। आम एवं पक्क का विचार कर अतिसार की चिकित्सा करनी है ना। तो अगर आम दोष है तो सबसे पहले दीपन पाचन करके उनके दोषों का पाचन करना है, उसके बाद में उनको पचा के उसके बाद में इसकी चिकित्सा करनी है ना। तो आम अवस्था में संग्राही औषधियाँ नहीं देनी चाहिए, अन्यथा कोष्ठ में संचित दोष अत्यधिक वृद्ध होकर अपनी अनेक व्याधियों को उत्पन्न करते हैं ना। तो इनमें संग्राही औषधियों का प्रयोग नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे होते हैं उनमें संग्राही औषधियों का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो वो अन्य व्याधियों को उत्पन्न कर देंगे। सर्वप्रथम लंघन के बाद दीपन पाचन एवं यवागु का क्रम से हितकर है ना। तो लंघन, दीपन, पाचन और यवागु है ना, तो ये सब आ जाएगा इसमें। इसके बाद में अपन चलते हैं 10th क्वेश्चन पे, डेट इज मुखपाक की चिकित्सा। मुखपाक स्टोमेटाइटिस जिसको बोल सकते हैं, मुंह में छाले आ जाना, ये तो बड़े लोगों को भी होते हैं, लेकिन बच्चों में देखो कैसी चिकित्सा करनी है। बालकों में मुखपाक रोग में अमसारण का चूर्ण, लोह भस्म, गैरिक, मधु एवं रस अंजन एकत्र मिश्रित कर लगाने का निर्देश है। तो क्या क्या मिलाना है देखो, लोह भस्म, गैरिक, मधु के साथ साथ रसांजन। दारू, हरिद्रा, यष्टि मधु, हरितिकी, जाति पत्र के क्वाथ में मधु मिश्रित कर धावन करने का निर्देश है ना। तो दारू, हरिद्रा, यष्टि मधु, हरितिकी, तो ये जाति पत्र इनके क्वाथ में मधु मिलाकर अपन को धावन करना है। इसके बाद में पीपल वृक्ष की छाल एवं उसके पत्रों के चूर्ण में मधु मिश्रित कर लेपन करने का निर्देश है। पीपल के जो पत्ते होते हैं, पीपल के जो छाल होती है, उसके पत्ते होते हैं, उसके चूर्ण में मधु मिश्रित कर लेप करना है वहाँ पर। इसके बाद में फरवरी 2020 का पेपर है, जन्म के समय नवजात में विटामिन के क्या और उसकी मात्रा कितनी देनी चाहिए। विटामिन के की मात्रा कितनी देनी चाहिए और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। विटामिन के इज गिवन टू ऑल न्यूबॉर्न प्रोफाइलेटिंग टू प्रिवेंट HDN, दैट इज हीमोरेजिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो हीमोरेजिक जो है वो कैसे वो है रिलेटेड विटामिन के, क्योंकि विटामिन के क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। अगर विटामिन के की कमी है तो बच्चे में ब्लीडिंग अगर हुई तो बहुत ज़्यादा होने लगी, तो हीमोरेजिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न से इसका डोज कितना देना चाहिए, 0.5 मिलीग्राम फॉर लेस देन 1000 एंड 1 मिलीग्राम फॉर बेबी मोर देन 1000 ग्राम। अगर वो 1 किलो से ज़्यादा का है बच्चा तो उसको 1 मिलीग्राम देना चाहिए, और 1 किलो से कम का है तो 0.5 मिलीग्राम देना चाहिए। 8 preferably to admire the
KL preparation. However, vitamin K can be administered. Vitamin K can cause hemolysis in G6PD deficiency baby. तो G6PD deficiency वाला जो बेबी होता है, मतलब कि जिसमें ऑलरेडी हेमोलिसिस हो रही है, जो ब्लड सेल से उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसमें मे भी पॉसिबल एक कॉज हो सकता है कि विटामिन के की डिफिशियंसी है. Moro reflex. The baby is held supine over the right hand and arm of extremity, and the flex head is suddenly allowed to drop by about 30 degrees. The response of the Moro reflex is elicited by following 4 components. तो अपन जो बेबी है उसको सुपाइन पोजीशन में अपने हाथ में रखेंगे और उसको थोड़ा सा 30 डिग्री पर झुका देंगे, मतलब कि जो हाथ है अपना उसको 30 डिग्री थोड़ा नीचे ले जाएंगे. तो वो क्या रिफ्लेक्स शो करेगा, देखो, रैपिड सिस्टमेटिक एडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ अपर लिप. तो जो अपर लिम्स है उसको एक्सटेंड कर देगा वो तुरंत, है ना. तो ये है मोरो रिफ्लेक्स. अपर जो लिम्स है उसको एक्सटेंड कर देगा, फैला लेगा. ओपनिंग ऑफ हैंड फॉलोड बाय स्लोअर एडक्शन एंड फ्लेक्शन. अपनी जो बाहें है उसको खोल देगा, ओपनिंग ऑफ हैंड्स एंड फॉलोड बाय स्लो एडक्शन एंड फ्लेक्शन. एक्सटेंशन ऑफ हेड एंड ट्रंक, है ना. तो जो अपनी गर्दन है उसको एक्सटेंड कर देगा. मूवमेंट ऑफ लोअर लिम एंड क्राई, और जो लोअर लिम है उसको हिलाने लगेगा और रोने लगेगा. इसके बाद में टिटेनस नामक रोग कैसे होता है. तो टिटेनस जो है वो कैसे होगा, देखो इसकी संप्राप्ति कैसी बनती है. मॉडर्न के हिसाब से मैंने लिखी है, टॉक्सिक आर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम. तो जो टेटानोसाइनिन, जो इनमें जो टॉक्सिन होता है, हेमोलाइटिक टॉक्सिन, द प्रोटीनिशियस इन्फेक्शन बट नॉट कंट्रीब्यूट टू इन्फेक्शन. ये कोई इन्फेक्शन नहीं करेगा, बस ये प्रोटीनियस इन्फेक्शन है. पोटेंशियल इन्फेक्शन तो है बट इट डो नॉट कंट्रीब्यूट टू इन्फेक्शन. टेटोनोलाइसिन, है ना, लाइसिस ऑफ हीमोग्लोबिन एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन. तो जो हीमोग्लोबिन है उसका लाइसिस करेगा ये. रिड्यूस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, पोटेंशियली इन्फेक्शन बाय प्रोवाइडिंग फेवरेबल इन्वायरमेंट. तो ये बेसिकली उसके लिए जो न्यूरोटॉक्सिन है, दैट इज टेट्रानोस्पाज्मिन, इसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है कि भाई तू जो डिसीज़ कॉज कर रहा है वो कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ. तो ये जो है ये हीमोलाइसिस करेगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को रिड्यूस करेगा, है ना. तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन बना रहा है. तो देखते हैं टेटानोजाइमिन कैसे एक्ट करेगा. तो देखो, बाइंड टू न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन एट द साइट ऑफ इंजरी. तो न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन के साथ साथ बाइंड कर लेगा जहाँ पर इंजरी हुई है. अंडरगोज रिग्राडेशन एंड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, है ना. तो जो एक्सोनल ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर रिग्रेडेशन क्रिएट करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा. रीच द पैरासिम्पथेटिक नर्व टर्मिनल्स. तो जो पैरासिम्पथेटिक के जो नर्व्स के जो टर्मिनल्स है वहाँ पर पहुँचेगा. प्रिवेंट द रिलीज ऑफ इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज ग्लाइसिन एंड गाबा. तो जो इनहिबिटर ट्रांसमीटर है उसका ये प्रिवेंशन कर रहा है. तो अनकंट्रोलेबल मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर अपन को देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो इनहिबिटर है उसका मूवमेंट को यहाँ पर इसको प्रिवेंट कर रहा है, ग्लाइसिन और गाबा को. इसके बाद में तुंडी-केरी रोग के लक्षण क्या है. तुंडी-केरी रोग बेसिकली ये हनुस्तंभ में होने वाला रोग है. देखो मैंने नेट से लिखा है इसको. तुंडी-केरी इज वन ऑफ द डिसीज एंटायरली मेंशन अंडर मुख रोग. तो ये भी मुख रोग की एक व्याधि है. इन आयुर्वेदिक क्लास तुंडी-केरी इज मेंशन एज स्वेलिंग ऑन द बेस और हनुसंधि. तो जो हनुसंधि अपना जो लोअर जॉ है वहाँ पर ये स्वेलिंग हो रही है. टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है वहाँ पर स्वेलिंग आ रही है. इस रिजेंबल विथ वन कपासा फला, दैट इज कॉटन फ्रूट. जो कॉटन का जो बीज होता है, कॉटन का जो फ्रूट होता है वैसे फूल जाता है ये, इसलिए यहाँ पर इससे कंपेयर करिए. ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम तुंडी-केरी कैन बी करेक्टेड विथ टॉन्सिल्स. तो इसको अपन मॉडर्न में टॉन्सिल से कंपेयर कर सकते हैं. इसके बाद में विटामिन ए. विटामिन ए इज इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट विच मेनली मेंटेन्स नॉर्मल ग्रोथ, रेगुलेट cellular proliferation, differentiation, control development and maintain visual and reproductive function.
तो बेसिकली ये ग्रोथ, रेगुलेशन ऑफ सेल प्योरिफिकेशन मतलब कि सेल का मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन, कंट्रोल, डेवलपमेंट, ग्रोथ, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन ए शिशु को देना चाहिए। ट्रीटमेंट मतलब कि विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी हो गई तो चाइल्ड में जीरोप्थेल्मिया है ना, तो विजुअल डिफेक्ट आ सकते हैं। इन द चाइल्ड हैविंग मीजल्स टू गिव 1 डोज ऑफ विटामिन ए। अगर किसी बच्चे को मिजल्स हो गया है तो उसको विटामिन ए सजेस्ट किया जाता है, उसको 1 डोज विटामिन ए का दिया जाता है। इसके बाद में कृमि रोग की 2 आयुर्वेदिक तथा 2 आधुनिक औषधियाँ। तो कृमि रोग की 2 पूछी थी, लेकिन मैंने यहाँ पर ज़्यादा ही लिख दिए। देखो कृमि रोग में अपन क्या क्या दे सकते हैं, निम्बाष्टक चूर्ण दे सकते हैं, विडंगादि चूर्ण दे सकते हैं, है ना, विडंगादि तेल, विडंगाद लोह, ये सब अपन यहाँ पर दे सकते हैं। और मॉडर्न में एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, ये सब अपन यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद में शिशु भेषज्या की उपयोगिता क्या है। तो कृमिनिका जो शिशु भेषज्या किसको बोलते हैं, सबसे पहले शिशु भेषज्या अतिविषा का पर्याय है, तो अतिविषा को शिशु भेषज्या बोलते हैं। तो बच्चों में ज़्यादातर कृमि विकार बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये कृमि विकार पे बहुत अच्छा काम करता है। कृमि निकालने के में फ़ायदेमंद अतीज। बच्चों को कृमि की समस्या सबसे ज़्यादा होती है ना, तो क्योंकि कफज मतलब कि बच्चे में कफ रोग प्रदान होता है और कृमि ज़्यादातर कफ के कारण होते हैं, तो इनमें कफ की मतलब कि कृमि की परेशानी ज़्यादा होती है। तो इसके सेवन में मतलब कि इसके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। 2 ग्राम अतीस और 2 ग्राम विडंग चूर्ण लेकर 1-1 ग्राम शहद के साथ चटाने से बच्चों का कृमि नष्ट हो जाता है। तो विडंग चूर्ण के साथ अपन को इसको देना है। इसके बाद में बाल चतुर्भद्रा के घटक, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। घन कृष्णा अरुणा श्रृंगी चूर्णे शोधरेण संयुक्तम शिशो ज्वर अतिसारत्न श्वास का स्वमनिहरम। घन कृष्णा अरुणा श्रृंगी चूर्ण शोधरेण संयुक्तम, तो इसका अनुपान क्या है, छोद्र, मतलब कि शहद के साथ अपन को इसने देना है। और वो काय में प्रयोग करना है, देखो ज्वर अतिसार की चिकित्सा में अपन को इसका प्रयोग करना है। घन, कृष्णा, अरुणा और श्रृंगी इसमें है, 4 चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद में जो नवंबर 2021 का पेपर है, त्रिचक्र रथ मतलब कि 3 चक्के वाला रथ अपन को काय में यूज़ करना है। देखो शिल्पाकार के द्वारा निर्मित 3 पहिए वाला फक रथ का प्रयोग फक रोग आक्रांत शिशु में चलाने हेतु निर्देश है। तो इसको देखो फक रथ भी कह दिया यहाँ तक के, तो त्रिचक्र वाला रथ है वो फक रोग में अपन को यूज़ करना है शिशु में, है ना। तो 1 नंबर के लिए ये अपन ऐसा थोड़ा लिख सकते हैं और 1 नंबर के लिए अपन इसका डायग्राम बना देंगे, तो 2 नंबर का हो गया ये क्वेश्चन। इसके बाद में उल्वक रोग के लक्षण एवं चिकित्सा सिद्धांत लिखना है ना। तो उल्वक रोग में लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, शिशु का मिट्टी बांधकर मूर्छित होना, मतलब कि यहाँ पर वो बेहोश हो जा रहा है। हृदय रोग, उसको कार्डियक डिसीजेस हो रही, आक्षेप, कन्वल्शन आ रहे हैं, श्वास, कास, छर्दी, ज्वर, ये सब इसमें लक्षण देखने को मिलेंगे अपन को। चिकित्सा कैसे करनी है, स्रोतो शोधन प्रातः करना है अपन को, स्रोतों का शोधन करना है। काल के थोड़े थोड़े देर में 2 स्तन्यपान के बीच में अजामूत्र का पान कराना है ना। तो 2 स्तन्यपान मतलब कि 2 बार अपन स्तन्यपान कराए, उसके बीच में अजामूत्र का वो कराना है। तो अजामूत्र क्या होगा, मूत्र तो रुक्ष हो जाए तो वो स्रोतस का बेसिकली शोधन करेगा। स्रोतो शोधन काल में शिशु का स्नान और अभ्यंग वर्जित है। इसके बाद में GPDC अल्पता, तो ये एक कंडीशन है, अ कंडीशन कॉजिंग रेड ब्लड सेल टू ब्रेक डाउन इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन मेडिकल एंड इन्फेक्शन और अदर स्ट्रेस। तो किसी भी कंडीशन से जिससे कि रेड ब्लड सेल का ब्रेक डाउन हो रहा है, लाइसिस हो रही है, मे बी पॉसिबल कि वो मेडिकल कंडीशन हो, इन्फेक्शन हो और कुछ अदर स्ट्रेस हो, तो वो G6PD सिंड्रोम में आ जाएगा, है ना। तो इसमें
क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? विटामिन के कॉज हेमोलाइसिस इन जीपी, इन ये डिफिशियंसी बेबी में, क्योंकि विटामिन के जो होता है वो क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है, हेमोलाइसिस अपन ने अभी देख लिया था, तो विटामिन के की डिफिशियंसी भी रीज़न हो सकती है इसकी G6PD सिम्टम की। इसके बाद में इनने फ्राइड रूल एवं क्लार्क रूल पूछा था। फ्राइड रूल ये औषध मात्रा से रिलेटेड है कि बच्चों में कितनी औषध मात्रा देनी चाहिए। तो देखते हैं फ्राइड रूल क्या होता है। सामान्य मात्रा मल्टीप्लाई बाय शिशु की आयु माह में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिशु की आयु कायम है माह में अपॉन 150। सामान्य मात्रा अब इंटू शिशु की आयु माह में अपॉन 150। लेकिन अगर बालक अगर 2 वर्ष के ऊपर का है तो वहाँ पर अपन को क्लार्क्स रूल लगाना है। 2 वर्ष के ऊपर वाले में क्लार्क्स रूल लगाना है, और वो कैसा है? औषध की मात्रा इज इक्वल टू सामान्य मात्रा मल्टीप्लाई बाय शरीर का भार इन पाउंड्स अपॉन 150। सामान्य मात्रा मल्टीप्लाई बाय शरीर का भार इन पाउंड्स, यहाँ पर भार का यूज़ करना है, और ऊपर शिशु की आयु का यूज़ करना है माह में, यहाँ पर भार यूज़ करना है पाउंड में। इसके बाद में संवर्धन घृत, ये बहुत इंपॉर्टेंट घृत है, इसका श्लोक भी अगर याद हो जाए तो कर लीजिए। खतिर प्रश्न पर निश्चय स्यातंदन श्रेंधव बले केवु का कषाय स्यात् पाश सिस्टम जलाडकम अर्ध पृष्ठम पच्चेदत तुल्य चीरम घृतस्तु घृतम संवर्धानाम लेहानाम मधुयुक्तम यदा निव्या अधिवर्धते शीघ्रम संस्पयति गच्छति पंगुमुख अश्रति जड़ाम युज्यते चाशु कर्म भी। तो इसका प्रयोग अपन को कहाँ का करना है, इसका अनुपान क्या है? इसका प्रयोग अपन को पंगु मुख मतलब कि मुकापन है ना, अश्रुति सुन नहीं पा रहा है और जड़ता है उसमें अपन को करना है इसका प्रयोग, है ना। तो इसके रोगाधिकार में अपन ये सब लिख सकते हैं। इसके बाद में जो है वो विल्सन डिसीज, तो विल्सन डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। विल्सन डिसीज इज अ रेयर जेनेटिक कंडीशन वेयर द कॉपर बिल्ड अप इन योर बॉडी। तो कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है, बेसिकली ये जेनेटिक कंडीशन है कि वो जो कॉपर है जो वो अपने बॉडी से इलिमिनेट नहीं हो रहा है, वो अपने बॉडी में स्टोर होते जा रहा है। द कंडीशन अफेक्ट आवर लीवर, ब्रेन, आइज एंड अदर ऑर्गन्स। टू मच कॉपर इन आवर बॉडी कैन लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डैमेजिंग विदाउट ट्रीटमेंट, है ना। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर कॉपर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो बहुत सारे ऑर्गन को ये डैमेज पहुंचा सकता है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं विल्सन डिसीज़ के? एब्डोमिनल पेन, मूड चेंज हो सकता है, रिंग दिखती है जो आंखों में कॉपर जैसी एक रिंग दिखती है कॉपरी कलर की, ब्राउनिश कलर की, और ट्रीमर्स आते हैं, है ना, स्टिफनेस होती है मसल्स में। कृमि रोग के सामान्य लक्षण लिखिए। तो कृमि रोग में क्या क्या सामान्य लक्षण देखने को मिलेगा अपन को देखते हैं। ज्वर, विवन्नता, शूल, हृदय, अंगसाद, भ्रम, अरुचि, पूर्व अतिसार अपन को देखने को मिलेगा। राइट टू साइंस प्रेजेंट इन चाइल्ड विद रिकेट्स। तो रिकेट्स में क्या क्या साइंस देखने को मिलेंगे? स्केलेटल में डिफॉर्मिटी, थिकनिंग ऑफ एंकल, ब्रिस्ट एंड नी, है ना। तो जो स्केलेटल की डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, जो एंकल है, रिस्ट है, नी है, वहाँ पर अपन को थिकनिंग देखने को मिलेगी, वहाँ पर जो उसका साइज है वो थिक देखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली रिस्ट में, नी में। एंड सॉफ्ट स्कल बोन आर रेयरली बेंडिंग ऑफ स्पाइन भी देखने को मिल सकती है। डेंटल प्रॉब्लम, दांतों में क्या दिक्कत होगी देखो, इंक्लूडिंग वीक टूथ इनेमल, जो इनेमल है वो वीक हो जाएगा, डिले इन टीथ कमिंग थ्रू एंड इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ कैविटी। तो इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ कैविटी है, डिले, जो दांत है वो देर से आएंगे, और जो इनेमल है वो वीक रहेगा इनमें। कॉन्टेजियस हार्ट डिजीज इंक्लूडिंग टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट इज अ रेयर हार्ट कंडीशन दैट प्रेजेंट एट बर्थ, इट मीन्स द कॉन्टेजियस हार्ट डिफेक्ट। तो ये भी कॉन्टेजियस हार्ट डिफेक्ट है जो कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के कारण हुआ है। तो इसमें क्या होगा, द हार्ट प्रॉब्लम अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। बेसिकली हार्ट की प्रॉब्लम ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, ये जेनेटिक है ना। तो कॉन्टेजियस है, जेनेटिक है, जो इसका जो स्ट्रक्चर है हार्ट का ये चेंज हो गया, इसके कारण जो बेबी में डिफेक्ट आ रहा है। द कंडीशन कैन अल्टर ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। बेबी इट फॉलो हैव ब्लू और ग्रे
स्किन कलर ड्यू टू लो ऑक्सीजन लेवल। तो यहाँ पर बेसिकली हार्ट का डिफेक्ट है ना, तो एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर है जो बेबी का जो कलर हो रहा है ब्लू हो रहा है, स्किन ग्रे हो रही है, बिकॉज प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर बच्चे को नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू डिफेक्ट इन हार्ट। डेफिनेशन ऑफ बर्थ एक्सपेक्शिया। बर्थ एक्सपेक्शिया क्या होगा? पेरीनेटल एक्सपेक्शिया इज डिप्रीवेशन ऑफ ऑक्सीजन टू फीटल और न्यू बॉर्न ड्यू टू हाइपोक्सिया और इस्थीमिया। तो ऑक्सीजन की कमी होना फीटस में, बच्चे में, न्यू बॉर्न में, ड्यू टू हाइपोक्सिया और इस्थीमिया। नेशनल न्यूरोलॉजिकल फंड डिफाइन एस्पेक्शिया एज अब्सेंस ऑफ क्राई एट 1 मिनट। अगर बच्चे को हाइपोक्सिया हो रहा है या फिर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वो बच्चा 1 मिनट तक के तो नहीं रोएगा, है ना। अगर सीवियर एस्पेक्शिया है तो वो बच्चा इनएडिक्वेट ब्रीदिंग कर रहा है, मतलब कि ब्रीथ अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर 5 मिनट तक के बच्चे में क्राई नहीं होगी, मतलब कि वो रोएगा नहीं। एस्पेक्शिया is characterized by progressive hypoxia, hypercapemia, है ना, एसिडोसिस which can lead to मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शनिंग। तो बहुत सारी ऑर्गन की डिसफंक्शनिंग भी ये कॉज कर देगा। इसके बाद में आते हैं अपन जून 2022 के पेपर में स्तन्य क्षय के कारण ने पूछे थे। तो स्तन्यों में मलानता तथा स्तन्यों की असंभवता, अनुपस्थिति तथा अल्पता स्तन्य क्षय के लक्षण है। तो ये तो स्तन्य क्षय के लक्षण है। तो स्तन्यों में मलानता होगी, स्तन्य में जो उसकी अनुपस्थिति हो सकती है, तो ये स्तन्य क्षय के लक्षण है। लेकिन इसमें अपन स्तन्य नाश के कारण भी लिख सकते हैं। तो स्तन्य नाश के कारण क्या क्या होते हैं देखो, काम, क्रोध, शोक, ये सब स्त्रियों में स्तन्य नाश के कारण है। इसके बाद में दंत भेद के प्रकार के नाम लिखना है अपन को। तो दंत भेद के क्या क्या प्रकार है देखो, सामुद, संवृत, विव्रत और दंत संपत। तो ये 4 अपन को भेद याद कर लेने हैं इसके, सामुदक, संवृत, विव्रत और दंत संपत। इसके बाद में बीसीजी वैक्सीन के बारे में लिखना था। तो बीसीजी वैक्सीन का डोज कितना होता है ये लिख देना है, 0.1 ml डोज है इसका। लगाना कैसे है, रूट एंड साइड इंटरडर्मली लेफ्ट अपर आर्म पे लगाना है ना। तो इंट्राडर्मली लगाना है लेफ्ट अपर आर्म पे। और क्या लिख सकते हैं इसमें अपन, एडवर्स रिएक्शन अगर कर दिया इसने तो क्या कर देगा, ये अल्सरेशन कर देगा, एक्सियल लिम्फाडेंटिटिस कर देगा, ऑस्टियोमाइलिटिस कर देगा, है ना। ये सब डिफेक्ट ये एडवर्स रिएक्शन कर सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का पे, मतलब किस किस में अपन को नहीं लगाना है, जो HIV का जो पेशेंट है उनमें अपन को नहीं लगाना है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन HIV के पेशेंट में। स्टोर कहाँ करनी है, 2 to 8 डिग्री हीट एंड लाइट सेंसिटिव डिस्कार्ड 4 आवर आफ्टर डिकॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इसके बाद में नवजात शिशु का भार एवं लंबाई पूछी थी। तो जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका भार कितना होगा, 2.5 kg या फिर इससे कम, ज़्यादा या कम, इक्वल टू हो सकता है 2.5 kg। बर्थ पे लिखना है ना। तो इसकी हाइट कितनी हो सकती है, 50 सेंटीमीटर, है ना, 50 सेंटीमीटर की हाइट हो सकती है। इसके बाद में अबगार स्कोर। अबगार स्कोर का थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन हो सकता था। तो अपन इसमें सबसे पहले APGAR का फुल फॉर्म लिख देंगे। A से क्या है, अपीयरेंस, P से पल्स, ग्रैमिनेंस, G से ग्रैमिनेंस, A से एक्टिविटी और R से रेस्पिरेशन। तो फिर इसके अकॉर्डिंग फिर अपन को इसमें कैसा क्या मिल रहा है, 0 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ऐसे अपन इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन ने इसके फुल फॉर्म लिख दिए, इसके 0 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट ऐसे लिख दिया। फिर ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक अपन को ये नहीं लिखना है डिटेल्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। ब्लू पेल ऑल ओवर, तो 0 पॉइंट मिलेंगे इसको। पिंक पिंक बॉडी, ब्लू एक्सट्रीमिटीज़, तो यहाँ पर 1 पॉइंट मिलेगा। और पिंक बॉडी मिल रही है तो 2 पॉइंट्स, ठीक है। पल्स अपसेंट मिल रही है तो 0, 100,
मतलब कि 100 से ज़्यादा मिल रही है, 100 से कम मिल रही है तो 1, और 100 से ज़्यादा मिल रही है तो 2 पॉइंट्स। ग्रेविनेंस, नो रिस्पॉन्स तो 0, मिनिमम रिस्पॉन्स तो 1, और प्रोमिनेंट रिस्पॉन्स तो 2। एक्टिविटीज़, नो मूवमेंट्स तो 0, फ्लैसिड आर्म्स एंड लेग तो 1, और एक्टिव मोशन तो 2। रेस्पायरेशन एब्सेंट है तो नो ब्रीथिंग है तो वहाँ पर 0। 1 पॉइंट किसके लिए है? वीक और स्लो और विगरस स्ट्रॉन्ग के लिए। फिर इसके हिसाब से अपन को इसमें मार्किंग दे देनी है, उसको एक्सीलेंट मार्क्स 10 है। अब गार स्कोर अपन को कैलकुलेट करना है। नॉर्मल जो रहेगा वो 7 to 10 मार्क्स है, और बैड 0 to 6, 4 to 6 और 0 to 3। इसके बाद में अहिपूतना डिजीज, नेपिस रैशेस जिसको अपन को मॉडर्न में बोलते हैं। तो अहिपूतना कैसे होता है? गुदा में मल के उपलेप अथवा स्वेद के रह जाने से रक्त और कफ जन्य ताम्र वर्ण का कंडु युक्त व्रण हो जाता है। यह उपद्रव बहुत होता है। तो जो गुदा है वहाँ पर ये बेसिकली जो माता है, जो दातरी है, उसके लापरवाही से होगा। तो अगर बच्चा मतलब कि मल का त्याग कर देता है और उसको बहुत देर तक के साफ सफाई नहीं की जाती है, तो वहाँ पर स्वेद, मल, स्वेद, इन सब के कारण रक्त और कफ जन्य ताम्र वर्ण का वहाँ पर कंडू हो जाता है ना। तो ताम्र वर्ण का वहाँ पर कंडू हो गया। तो इसी को अपन मॉडर्न में नेपिस रैशेस कहते हैं, जिसको अहिपूतना कहते हैं। देखो, कुछ आचार्य इसे मात्र का दोष क्योंकि माता की लापरवाही से हुआ है तो मात्र का दोष, एवं कुछ अन्य अहिपूतना से जानते हैं इसको। और देखो, नेपिस रैशेस, डायपर रैशेस आर मोस्ट कॉमनली caused by candida, that is fungus yeast. It is very common in infants, or it is more likely to occur when no kept clean and dry, है ना। तो अगर वहाँ पर क्लीननेस और ड्राइनेस की वहाँ पर जिम्मेदारी नहीं ली गई या फिर वो नहीं बरती गई, तो वहाँ पर इनको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है कैंडिडा से, है ना। तो यही है नेपिस रैशेस और अहिपूतना। इसके बाद में काश्यप संहिता में कुल स्थान एवं अध्याय का वर्णन पूछा था इनमें। तो काश्यप संहिता में कुल स्थान जो पहले बताए गए थे, मतलब कि 8 स्थान और 120 अध्याय थे, लेकिन उसके बाद में उसमें ऐड कर दिए गए, एक स्थान को ऐड कर दिया गया, तो टोटल स्थान 9 स्थान हो गए, और 80 अध्याय को ऐड कर दिया गया, तो कुल अध्याय 200 हो गए। तो अगर कुल स्थान और कुल अध्याय पूछता है तो 9 स्थान और 200 अध्याय यहाँ पर है। क्षीर अन्नाद और अन्नाद बालक की आयु, तो 16 वर्ष तक बालावस्था की मर्यादा होती है। पूर्ण बालावस्था में 3 भेद होते हैं, है ना। तो 16 वर्ष तक की बालावस्था होती है, तो वो बालावस्था को भी इनने 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। क्षीरप 1 वर्ष तक की अवस्था, जिसमें अंतर्गत दूध का सेवन करने वाले शिशु आते हैं, है ना। तो जो ओनली दूध का सेवन करते हैं, क्षीरप जिनको बोलते हैं, वो है 1 वर्ष तक के बालक। क्षीर अन्नाद 1 वर्ष से 2 वर्ष तक की अवस्था, जिसके अंतर्गत दुग्ध एवं अन्न का सेवन करने वाले बालक आते हैं, है ना। तो दूध के साथ साथ अन्न का सेवन करने वाले 1 से 2 वर्ष में के बीच में आते हैं। इसमें क्षीर के साथ साथ अन्न का सेवन वो करते हैं। अन्नाद यह 2 वर्ष के बाद की अवस्था, जिसके अंतर्गत केवल अन्न का सेवन करने वाले बालक होते हैं। तो केवल अगर अन्न का सेवन कर रहे हैं तो वो अन्नाद है, और वो 2 वर्ष के बाद करने लगते हैं बालक। इसके बाद में नाल छेदन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। नाभि के 8 अंगुल छोड़कर, है ना, तो वहाँ पर चिन्ह लगाकर अपन को अर्धशस्त्र, अर्धधार का कैसे बना हो सकता है, स्वर्ण, रजत, लोह आदि से बना हो सकता है। पूर्ण नाभि से संलग्न होकर भाग को अग्रभाग से अपन को सूत्र से बांधकर उसके गले में टंगा देना है, गले में बांध देना है। अगर नाभि पाक हो जाता है तो वहाँ पर लोद्र, प्रियांगु, देवदारू, हरिद्र कल्क से सिद्ध तेल का अभ्यंग वहाँ पर करना है। इसके बाद में एनी 3 क्लिनिकल फीचर ऑफ ADHD,
अटेंशन डिफिशिएंसी ये जो सिंड्रोम है वहाँ पर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। हाइपर एक्टिविटी है ना, अगर उसको अटेंशन अट्रैक्ट करना है ना, अटेंशन किसी से चाहिए तो वो हाइपर एक्टिविटी करेगा। ऑफ्टन ऑन टू गो फ्लेजिडेंटी है ना, इम्पल्सिवनेस और इंटेंटिवनेस, वहाँ पर हाइपर एक्टिविटी करेगा, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एक्शंस करेगा वो है ना, और डिफ़िकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन, प्रोन टू केयरलेस मिस्टेक्स है ना, बहुत सारी गलतियाँ करेगा, मिस्टेक्स करेगा, इजीली डिस्ट्रैक्टेड, किसी के द्वारा भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा वो। इसके बाद में कुछ मैंने क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर डाले हैं, तो इसको सॉल्व कर लेना है आपको। स्तन्य अपनयन की विधि, ये क्वेश्चन है। बीज दोष फिरंग दैट इज सिफिलाइटिस, जो जेनेटिक सिफिलाइटिस होता है उसको एक्सप्लेन करना है। गुड क्राई का मतलब स्पष्ट करना है अपन को, गुड क्राई क्या होती है ना। उसके बाद में बेबिंस्की साइन के बारे में आपको समझाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप कमेंट में आपको लिखना है। ठीक है, तो धन्यवाद, यहाँ पर अपना ये कंप्लीट होता है।